अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलाइसिस और बहुत आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता क्या है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने करना है क्या, ग्लाइको का लफ्जी मतलब है ग्लूकोस और ग्लूकोज के साथ वर्ड आ जाता है लाइसिस, तो मतलब कि हमने तोड़ना है, हमने ब्रेक डाउन करना है, हमने तोड़ना है। अब किसको तोड़ेंगे बेटा? ग्लूकोज को तोड़ेंगे और ग्लूकोज के तोड़ने को प्रोसेस को नाम देते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? हमारा क्या काम होगा? हमने एक ही काम करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। और किसको तोड़ना है? ग्लूकोज को, अप टू द फॉर्मेशन ऑफ, जब तक ना बन जाए, क्या ना बन जाए मेरे बच्चे? उसका नाम है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड, जब तक पायरोविक एसिड ना बन जाए। अब इसको तोड़ना कैसे है? ये टूटता कैसे है बेटा? ये टूट जाता है इन द प्रेजेंस, या मौजूद है, या मेरे बच्चे गैर मौजूद है, एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना और बनाना। क्या चीज बनाना? पायरोविक एसिड को बनाना बेटा। इस प्रोसेस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये आपको नजर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब कि ये टेक्स प्लेस होता है, ये चलता है। ये कहां पे चलता है? ये टेक्स प्लेस होता है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मतलब जो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस आपको नजर आ रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस है। अब ग्लाइकोलाइसिस को अगर आपने चलाना है तो कुछ आपको एसेंशियल मटेरियल चाहिए, जिसकी मौजूदगी में चलता है। एसेंशियल मटेरियल चाहिए, और इस मटेरियल के बगैर कभी भी ये प्रोसेस नहीं चल सकता। जैसे मिसाल के तौर पर इसको चलाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए इसको चलाने के लिए। इसको चलाने के लिए आपको चाहिए क्या? चाहिए मेरे बच्चे? आपको इंजाइम्स चाहिए, और इंजाइम्स के साथ साथ इसको चलाने के लिए आपको एटीपी की भी जरूरत पड़ेगी, और इवन के इवन एनएडी की भी जरूरत पड़ेगी। और इन सब चीजों से मिलाकर हम एक प्रोसेस को चलाएंगे जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। अगर मैं इसका एक सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूं, सिंपल सा रिएक्शन, होल रिएक्शन, इसमें मेरे बच्चे एक ही काम है, ग्लूकोज को हमने तोड़ना है, और ग्लूकोज को तोड़ के हमने बना देना है जिसका नाम क्या है? पायरोविक एसिड को बना देना है। तो उसी दौरान दो एनर्जी बनती है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं एनर्जी की, और उसका नाम है NADH2। इसकी फॉर्मेशन होगी। तो पहली जो एनर्जी मैंने बनाई उसका नाम क्या है? NADH2। इसने बनना है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। और उसी दौरान जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड का फार्मूला C3H4O3 है। और इसी के साथ दूसरी एनर्जी बनती है, उसका नाम है ATP वगैरह। ये भी एनर्जी की फॉर्मेशन होगी यहां पर। ये एक होल रिएक्शन है, ये जो मैंने बनाया है ये एक मुकम्मल रिएक्शन है, जिसके अंदर मैंने बताया कि पायरोविक एसिड ने बनना है भाई, पायरोविक एसिड ने बनना है। ये कंप्लीट रिएक्शन है जो कि मैंने ग्लाइकोलाइसिस का बनाया है। अब ये जो कंप्लीट रिएक्शन है बेसिकली 10 स्टेप्स हैं, और इन 10 स्टेप्स को हमने दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। टू फेजेस के अंदर इसको हमने डिवाइड कर दिया। इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस को हमने दो फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। जो पहला फेज है उसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। और इसी के बाद जो अगला फेज है उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। मतलब कि मैंने पूरे प्रोसेस को, पूरे ग्लाइकोलाइसिस को दो फेजेस में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दे दिया प्रिपरेटरी फेज, और जो दूसरा फेज है दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। दो फेज है और दोनों फेज में पूरा ग्लाइकोलाइसिस होगा। प्रिपरेटरी फेज में याद रखना ये जो टोटल स्टेप्स हैं, इसके टोटल स्टेप्स इसके बेटा मेरे देखे जाए, टोटल स्टेप्स है मेरे बच्चे इसके 5। यहां पे हमने 5 स्टेप्स पढ़ने हैं, 5 स्टेप्स हैं इसके। और इसके टोटल स्टेप्स देखे जाए ऑक्सीडेटिव के, जिन स्टेप्स के जरिए ये मुकम्मल होगा वो भी बेटा कितने हैं? 5 है। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस के कितने स्टेप्स हो गए? 10 हैं। 5 और 5 कितने हो गए बेटा? 10 स्टेप्स आपको नजर आते हैं, जो कि 5 प्रिपरेटिव के और 5 किसके बेटा? ऑक्सीडेटिव फेज के। अब जो प्रिपरेटिव फेज है इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। ये इन्वेस्टमेंट फेज है जहां पे एटीपी इस्तेमाल होगी ना, जहां पे यूज होगी,
वो प्रिपरेटिव फेज है, इन्वेस्टमेंट फेज। जहां पे एटीपी बनेगी ना, जिसको पे ऑफ फेज कहा जाता है, पे ऑफ फेज, बड़ा वो ऑक्सीडेटिव फेज है। जहां पे एटीपी इस्तेमाल होगी तो कितनी एटीपी इस्तेमाल होगी, तो बेटा यहां पे लॉस होता है, लॉस ऑफ कितनी एटीपी मेरे बच्चे, 2 एटीपी, 2 एटीपी यहां पे लॉस होगा, इस्तेमाल होगी। और यहां पे कितनी एटीपी बनती है बेटा, गेन ऑफ 4 एटीपी। यहां पे 4 एटीपी की सिंथेसिस होती है, यहां पे 4 एटीपी बनते हैं। मतलब यहां पे 5 स्टेप है, यहां पे 5 स्टेप है, 5 और 5 कितने हो गए 10। यहां पे एटीपी इस्तेमाल हो रही है इन्वेस्टमेंट, यहां पे बन रही है पे ऑफ फेस। यहां पे कितनी इस्तेमाल होगी, 2 एटीपी, और यहां पे कितनी होगी बेटा, 4 एटीपी हमें जो कि मिलेंगी। अब मेरे बच्चे प्रिपरेटिव फेस जब एंड होगा तो एंड में क्या बचेगा, इसके एंड प्रोडक्ट क्या है। ग्लूकोज को तोड़ें तो तोड़ने के दौरान जब एंड प्रोडक्ट क्या होगा, प्रिपरेटिव फेज का बेटा एक बनेगा जिसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते जब प्रिपरेटिव फेज एंड होगा तो इसके एंड में क्या बचेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और एक बचेगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये मेरे बच्चे 2 आखिरी प्रोडक्ट हैं इस फेज के। और जब ऑक्सीडेटिव फेज एंड होगा 5 स्टेप्स के बाद, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा जो कि लास्ट में बचेगा बड़ा, वो बचेगा 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल, 2 पायरोविक एसिड यहां पे बचेंगे। तो ये 2 पायरोविक एसिड जोन से ये एंड प्रोडक्ट है किसका बेटा, ऑक्सीडेटिव फेज का, और ये 2 बेटा किसके, प्रिपरेटिव फेज के। तो पहला फेज है प्रिपरेटिव फेज, और जो कि अगला फेज है कौन सा, ऑक्सीडेटिव फेज है। अब बेटा प्रिपरेटिव फेज में 2 एटीपी इस्तेमाल हो रही है, यहां पे 4 एटीपी बन रही हैं, तो हमारे पास बचेंगे कितनी, तो हम कहते हैं यहां पे नेट एटीपी हमारे पास कितनी है, नेट एटीपी जो कि हमारे पास बच गई हैं वो बेटा कितनी है, 2 है। मतलब कि 2 इस्तेमाल होने के बाद और 4 बनने के बाद, 2 को अगर माइनस किया जाए 4 से तो बाकी बेटा बच जाता है 2। तो हमारे पास जो नेट एटीपी है मेरे बच्चे कितनी है, 2 एटीपी है जो कि हमारे पास मौजूद होती है। और नेट एटीपी अगर देखा जाए पूरे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो मेरे बच्चे 2 कहा जाता है। कितने कहा जाता है बेटा, वो 2 कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के पूरे 10 स्टेप्स को। बड़ा आसान सा सिंपल से मेथड से पढ़ाएंगे और बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब पहला आपको पहले पता है सबसे पहला फेज है प्रिपरेटिव फेज, और जो अगला फेज आएगा जिसको मैंने बताया उसका नाम क्या बेटा, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है। अब बेटा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है सबसे पहले मेरे बच्चे ये एक एटीपी को इस्तेमाल करता है, ये एक एटीपी को इस्तेमाल करता है। जब एटीपी को इस्तेमाल करेगा तो फॉस्फेट इसके पास ऐड हो जाएगा और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी के अंदर। तो क्या होगा मेरे बच्चे, जैसे मैंने बताया ये ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं और इस 6 कार्बन के साथ मेरे बच्चे अटैच हो जाता है फॉस्फेट, और ये कितने नंबर पर लगता है बेटा, 6ठे नंबर पर। किस नंबर पर लगेगा बेटा, 6ठे नंबर पर। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या नाम होगा बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको कहेंगे। और इंजाइम जो यहां पे यूज होगा वो आपको पता है, इस टॉपिक हमारी किताब में मेंशन नहीं है तो हम यहां पे नहीं, मेरा एक लेक्चर है एमडी कैट वाला, वहां पे इंजाइम का नाम भी जिक्र किया होगा, आप जाके वो ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंजाइम का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हमारी बुक में इंजाइम का नाम नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। तो जो अगर इंजाइम के नाम देखने हैं तो एमडी कैट का एक लेक्चर है ग्लाइकोलाइसिस, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक एटीपी को मैंने इस्तेमाल कर लिया, ठीक हो गया। इसी दौरान ग्लूकोज के पास भी 6 कार्बन होते हैं और फ्रुक्टोज के पास भी 6 कार्बन होते हैं। तो एक ऐसा एंजाइम आता है जो इसको फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज के पास कीटोन होता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फ्रुक्टोज के अंदर। मगर फ्रुक्टोज की क्या पहचान है बेटा,
वही पहचान जो ग्लूकोज की है। इसके पास मेरे बच्चे 6 कार्बन है। आपको पता है यहाँ पे मैंने फॉस्फेट लगा के रखा था पहले का, जो कहां पे लगा था बेटा, छठे नंबर पर, इसलिए पोजीशन बताइए 6 फॉस्फेट। अब इसका नाम क्या होगा, फ्रुक्टोस। ठीक है, फ्रुक्टोस तो बन गया, मगर फॉस्फेट कहां पे लगा है, 6 फॉस्फेट छठे नंबर पे लगा हुआ है। ये आपने याद रखना है, 6 फॉस्फेट, इसको हम नाम दे देंगे। ठीक है, ओके बेटा। अब 6 फॉस्फेट जो कि फ्रुक्टोज है, ये अगेन एक एटीपी को इस्तेमाल करेगा। जब अगेन एटीपी को इस्तेमाल करेगा तो मेरे बच्चे आपने याद रखना है, एटीपी को इस्तेमाल करने से एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा। जब एक फॉस्फेट और आ गया तो बेटा एक लगा था छठे नंबर पर, और अब जोन सा एक लग जाएगा पहले नंबर पर। एक लगा था छठे नंबर पर और एक लग जाएगा पहले नंबर पे। अब नाम क्या होगा इसका, आपको पता है फ्रुक्टोज तो है, मगर अब फ्रुक्टोज के साथ 2 फॉस्फेट है, तो हम क्या कहेंगे, 1 एक पहले नंबर पर है, 6 एक छठे नंबर पर है, 2 है ना, 2 फ्रुक्टोज के बाद, तो हम कहेंगे 20। 2 के लिए वर्ड यूज करेंगे 20, आगे लगा देंगे फॉस्फेट। तो पहले हमने बताई पोजीशन, पोजीशन क्या, 1 6 बिस फॉस्फेट नाम है इसका, जो कि एटीपी को यूज करने के बाद बन गया है। इसी के बाद ये अपने आप को सेंटर से तोड़ देता है, सेंटर से तोड़ देता है। जब सेंटर से तोड़ देता है तो तोड़ने के बाद मेरे बच्चे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-3 कार्बन वाले। एक आ गया यहां पर, एक आ गया यहां पर। इसका जो फॉस्फेट है वो लगा तीसरे नंबर पर, इसका जो फॉस्फेट है वो लगा हुआ पहले नंबर पर। अब ये जो बना है इसका नाम क्या है, बड़ा इसको नाम देते हैं, ये जो 3 कार्बन वाला जहां पे पहले नंबर पर, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये जो बना है इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का नाम दिया जाता है, और इसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक हो गया बेटा, 3 फॉस्फेट इसको कहा जाता है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने लगा हूं वो गौर से सुनिएगा। मैंने यहां पे एटीपी कितनी इस्तेमाल की है, 3, ओ सॉरी 2, 3 कह रहा हूं, 1 2 एटीपी इस्तेमाल की है। टोटल इस फेज के कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप है, 2 एटीपी इस्तेमाल हुई है। ऐसे फेज को मैंने नाम दिया था, दे आर कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज है। देखिए मैंने 5 स्टेप पूरे किए, मैंने 2 एटीपी को इस्तेमाल किया, और आखिर में क्या बना दिया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन बना दिया, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना दिया। आप देख सकते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना हुआ है, और मेरे बच्चे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन बना हुआ है। एंड प्रोडक्ट ये आ गया, 2 एटीपी को इस्तेमाल किया, 5 स्टेप आपके पास रखी है मैंने, और बेटा इस फेज को नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड प्रीपरेटरी फेज है, दे आर कॉल्ड प्रीपरेटरी फेज है, दे आर कॉल्ड प्रीपरेटरी फेज है, हम इसको प्रीपरेटरी फेज का नाम देते हैं। अब आ गया ऑक्सीडेटिव फेज। अच्छा बेटा जो लास्ट में हमने छोड़ा है, लास्ट में जो हमने छोड़ा है वो बेटा छोड़ा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। हम इसको यहां पे दोबारा लिखेंगे, ठीक है, मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं। और यहां पे क्या छोड़ा, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, क्या पहचान थी दोनों की, इसके पास भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन थे, इसके पास भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन थे। इसका फॉस्फेट कहां पे लगा था, पहले नंबर पे, इसका कहां पे लगा था, पहले नंबर पर, इसका तीसरे नंबर पे, इसका पहले नंबर पे। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज में आगे लेके जाने लगा हूं। अब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये अपने अंदर से निकालते हैं हाइड्रोजन और दे देते हैं NAD को, जिससे फॉर्मेशन हो जाती है NADH2 की। ये भी क्या करता है, अपने अंदर से निकालता है NAD को दे देता है हाइड्रोजन, और क्या बन जाता है NADH2। पहले तो यहां पे ये याद रखना है, तो पहला मैंने क्या बनाया, इस एनर्जी को बनाया NADH2, और ये भी क्या बनाया NADH2। इसके निकलने के साथ साथ ये दोनों मॉलिक्यूल अपने अंदर एंटर करते हैं एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहला पॉइंट हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला, तो आपको पता है हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, और हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज। तो बेटा हाइड्रोजन को निकाला, ये ऑक्सीडेशन फेज स्टार्ट हो चुका है, ये ऑक्सीडेटिव फेज है जहां पे हाइड्रोजन रिमूव होता है।
फोस्फेट को लिया, फोस्फेट को लिया, ये भी फोस्फेट गया, ये भी फोस्फेट गया, दोनों की कंपोजिशन ऐसे चेंज हुई कि दोनों के मॉलिक्यूल की जो कंपोजिशन वो सेम आ गई और आगे सेम मॉलिक्यूल की दोनों की फॉर्मेशन हो गई। जैसे मिसाल के तौर कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन, इधर भी कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। यहां पे पहले फोस्फेट कहां पे लगा था, पहले नंबर, यहां पे कहां पे लगा, तीसरे नंबर पे, यहां पे एक फोस्फेट आया, ये लग गया तीसरे पे, यहां पे आया, कहां पे लग गया, पहले पर, तो ये पहले तीसरे पे लगा, इधर भी पहले तीसरे पे लगा, दोनों की कंपोजिशन सेम हो चुकी है। अब दोनों का नाम क्या होगा, बड़ा दोनों का नाम है 1 3, पहले नंबर पे लगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लगा, कितने लगे, 2, बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, इसका नाम ये है। इधर है, पहले पे लगा, दूसरे पे लगा, तीसरे पे लगा 1 3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ये मेरे बच्चे अब आगे याद रखना, सेम टू सेम चीजें आगे चलनी है, सेम टू सेम, कोई चीज चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम आगे चलना है। यहां पे क्या बन गया, 1 3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, यहां पे क्या बन गया, 1 3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट बना दिया है। कैसे बनाया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से और एक फॉस्फेट एंटर करके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से और एक फॉस्फेट एंटर करके। ये पहला स्टेप आपका हो चुका है, पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या मेरे बच्चे, यहां से फॉस्फेट निकलता है, फॉस्फेट निकलता है, और फॉस्फेट कौन पकड़ेगा, एडीपी पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर। यहां से फॉस्फेट निकलता है, एडीपी पकड़ेगा और बन जाएगी एटीपी, एनर्जी बन जाएगी, ठीक हो गया। और कहां से निकलेगा, पहले नंबर पर, पहले नंबर पे, और ये देख सकते हैं 3 कार्बन, कार्बन की तादाद उतनी है बेटा, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। और यहां पे तीसरे नंबर पे फॉस्फेट लगा, तीसरे नंबर पे पहले नंबर वाला निकल गया, ये वाला निकल गया, पहले नंबर वाला। तो नाम क्या होगा, नाम आपको याद होना चाहिए, नाम कैसे लिखते हैं, तीसरे नंबर पे लगे तो नाम होगा 3 फॉस्फो, अब आप इसको बिस नहीं कह सकते, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट कहते हैं। यहां पे क्या होगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट कहते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो यहां पर हमने फॉस्फेट निकाला है पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पर आप लगा होता तो क्या नाम होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उसका नाम क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट होगा। अब मेरे बच्चे होगा क्या, यहां से मेरे बच्चे हमने क्या करना, वोटर को निकालना है, मगर वोटर निकालना है यहां तीसरे कार्बन वाली साइड से निकालना है, यहां से H2O को निकालना है, मगर कैसे निकालना है, फॉस्फेट लगा है, फॉस्फेट की पोजीशन को चेंज करना है, उसको पहले लेकर आना है दूसरे नंबर पर। तो एक एंजाइम आएगा और वो एंजाइम फॉस्फेट को उठाएगा और उठाने के बाद उसके दूसरे नंबर पर लगा देगा, फॉस्फेट को दूसरे नंबर पर लगा देगा। तो नाम तो वही है ना, नाम तो चेंज नहीं ना होगा, नाम क्या है, अब पहले 3 था अब 2 कह देना है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। लो, कान कान होता है, मतलब कि ईयर ईयर होता है, और वो भला सज्जा है भला खब्बा है, कब खब्बा या भला सज्जा, कान कान नहीं होता, ठीक है। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, एंदा की नाम होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब मेरे बच्चे आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया, नाम चेंज हो गया। अब क्या हो गया बेटा, दोनों से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, पानी को निकाला जाएगा, पानी को रिमूव किया जाएगा, H2O निकला, यहां से H2O निकला। जब पानी निकलता है तो मेरे बच्चे याद रखना, कार्बन की तादाद उतनी ही है, कार्बन की तादाद चेंज नहीं हुई बेटा। यहां से मैंने वाटर निकाला है, ना कि कार्बन निकाला है। तो बेटा अब इसका नाम क्या है, याद रखना, वाटर को निकालने के बाद इसका नाम है 2 फॉस्फो, मैं करीब करीब पहुंच चुका हूं, फॉस्फो इनॉल पायरोवेट, इसका भी क्या नाम है, 2 फॉस्फो, सेम चीज है ना दोनों, इनॉल पायरोवेट, ठीक हो गया बेटा, ये बन चुका है। अब मेरे बच्चे क्या होगा, आपको पता है ये फॉस्फेट लगा तो हमें फॉस्फेट नहीं चाहिए। जैसे मैंने ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन करवाया था तो आपको पता है यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, पायरोविक एसिड के अंदर फॉस्फेट नहीं है, तो इसको भी निकालना है। अब एक स्टेप रह गया, इसको निकालते हैं जरा। अब क्या होगा, यहां से भी फॉस्फेट निकालेंगे, यहां से फॉस्फेट निकालेंगे, तो फॉस्फेट कौन पकड़ेगा बेटा, एडीपी। तो एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। एडीपी पकड़ेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर कन्वर्ट, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा लास्ट में, बेटा 2 चीजें बनेगी, एक का नाम है पायरोविक एसिड, और लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए यहां पे क्या बनेगा बेटा, पायरोविक एसिड बनेगा। तो कितने मॉलिक्यूल बन गए बेटा, 2 मॉलिक्यूल, और
इस प्रोसेस को नाम देते हैं, इस फेज को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। पहले हम देखते हैं एटीपी कितनी बनी है। देखिए जरा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, 5 स्टेप है। अगला पॉइंट, एटीपी कितनी बनी है? 1 2 3 4। अब जरा सा गौर करके देखिएगा, ऑक्सीडेटिव फेज टोटल स्टेप 5 पे ओ फेज कहा गया क्योंकि 4 एटीपी बनी है और एंड प्रोडक्ट क्या था? पायरोविक एसिड। 4 एटीपी बनाई है, 5 स्टेप्स हैं, आखिर में 2 पायरोविक एसिड बने। इस फेज का नाम क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव फेज है। और दोनों को मिलाया तो बड़ा कौन सा फेज बन गया? पूरा 10 स्टेप वाला ग्लाइकोलाइसिस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।